फॉरेन कोर्ट के द्वारा जजमेंट या डिक्री अगर पास किया गया, दिया गया किसी केस में, तो क्या इंडियन कोर्ट्स पे भी वो इम्प्लीमेंट करेगा, रिकॉग्नाइज इंडियन कोर्ट वो डिक्री या जजमेंट को करेंगी या नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। और स्पेशली ये एनआरआईज के लिए है जो बाहर विदेश में रहते हुए, फॉरेन में रहते हुए, एक्स पार्टी ज़्यादातर केसेस में डिवोर्स से रिलेटेड या फैमिली मैटर से किसी और टॉपिक से संबंधित वो डिक्री या जजमेंट कोर्ट से ले लेते हैं और फिर उनको बाद में इंडिया में समझ में आता है कि वो जो डिक्री या जजमेंट उन्होंने लिया है कोर्ट से, वो रिकॉग्नाइज इंडियन कोर्ट के हिसाब से नहीं की जाएगी, फॉरेन कोर्ट की जजमेंट या डिक्रीज़। चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मैं हूं अशोक पांडे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब कभी भी आप इंडियन लॉ के हिसाब से गवर्न कर रहे हैं तो जो भारत का कानून है वो बहुत ही क्लियर है। सिविल लॉ से रिलेटेड सेक्शन 13, सेक्शन 14 आपको देखना चाहिए। अगर आप नए किसी केस को फॉरेन कोर्ट में फाइल करने वाले हैं या कर चुके हैं तो भी आप सेक्शन 13 और सेक्शन 14 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को ज़रूर देखें। उसके हिसाब से क्या बताया गया है कि जो फॉरेन कोर्ट के जजमेंट या डिक्रीज होती है वो इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी। कब नहीं करेंगी, उनकी कुछ टर्म्स कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। पहली बात, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि जो डिक्री है वो एक प्रॉपर या कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है, मतलब उस कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं था। जुरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ऐसे कोर्ट ने जिसको जुरिसडिक्शन ही नहीं था, जिसके क्षेत्राधिकार में वो मामला आता ही नहीं था, अगर उन्होंने इस प्रकार का जजमेंट या डिक्री पास किया है तो इंडियन कोर्ट उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी सेक्शन 13 के हिसाब से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर केस को मेरिट्स में पास नहीं किया गया है, अगर मेरिट में नहीं पास किया गया तो भी ये चैलेंज करने का एक ग्राउंड बन जाता है और इंडियन कोर्ट इस प्रकार के जजमेंट या डिक्री को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तीसरा, जहाँ पर ऐसा समझ में आए कि जो भी प्रोसेस हुई है या जो प्रोसीडिंग हुई है उस केस की, जो प्रक्रिया हुई है वो इनकम्प्लीट थी, वो अधूरी थी और इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए जो पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी उस प्रक्रिया को ना अपनाते हुए आधी अधूरी प्रक्रिया को कोर्ट के द्वारा, किसी फॉरेन कोर्ट के द्वारा एनआरआईज के केस में इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, इस कंडीशन में भी इनकम्प्लीट प्रोसीडिंग अगर होती है तो उस जजमेंट या डिक्री को इंडियन कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी और ये चैलेंज किया जा सकता है। अगली बात, रिफ्यूज़ल टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। सपोज डैट, मान लेते हैं कि आपने अमेरिका में एक केस फाइल किया। अब यूएसए का कानून डिफरेंट है, उसने इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उसने समझा ही नहीं कि आपने जो शादी हुई थी वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविज़न के हिसाब से हुई थी। उन्होंने अपने कानून के हिसाब से उसको डील किया और जहाँ पर इंडियन लॉ को इग्नोर करते हुए, बिना उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इंडियन कानून के अगेंस्ट में कोई जजमेंट या डिक्री आएगी तो उस पर्टिकुलर जजमेंट या डिक्री को भी इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज यानी मान्यता नहीं देगी और इस प्रकार की डिक्री या जजमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण बात, जहां पर ऑब्टेन जो भी जजमेंट या डिक्री ली गई है कोर्ट के द्वारा, अगर उससे नेचुरल जस्टिस के जो न्यायिक सिद्धांत के जो प्रिंसिपल होते हैं, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल होता है, उसके खिलाफ थे और उसके बावजूद आपको वो जजमेंट डिक्री कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, इस कंडीशन पर भी इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जजमेंट या डिक्री जो कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा दी गई है। न्यायिक सिद्धांत से क्या मतलब हुआ, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल से मतलब क्या हुआ, मतलब कानून क्या कहता है, कहता है कि अगर मान लीजिए आपके और मेरे बीच में एक झगड़ा हुआ तो झगड़े के दौरान केवल मुझे सुनकर के कोई कोर्ट निर्णय दे दे तो वो गलत है और इसी हिसाब से दोनों पार्टी यानी मुझे और आपको बराबरी से एक सुनवाई का मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए। अगर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं मिली है, चाहे वो आपको हो या मुझे संबंधित हो, और कोर्ट ने जजमेंट डिक्री ग्रांट कर दिया है तो उसे इंडियन कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है और नल एंड वॉइड कोर्ट करेगी। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है। अगली छठवीं बात ये कि फ्रॉड के द्वारा लिया गया जजमेंट या डिक्री एज ऑब्वियस इंडियन कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकेगा और कोर्ट फेवरेबल जजमेंट देगी और जो भी फॉरेन कोर्ट में जजमेंट डिक्री था उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी।
एक और मैंने आपको बताया था जहां पर इंडियन कोर्ट के कानून को ब्रीच करके और फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट डिक्री दिया, वहां पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा जजमेंट डिक्री फॉरेन कोर्ट का और उसे चैलेंज किया जा सकेगा इंडियन कोर्ट में, और चैलेंज करने के बाद इंडियन कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ऐसा पावर है। लेकिन तब जब ऊपर की जो मैंने आपको 7 कंडीशन बताई, वो 7 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तभी। और जब कभी भी आप फॉरेन कोर्ट में या एनआरआई डिवोर्स से संबंधित या फैमिली रिलेटेड मैटर्स या सिविल से संबंधित कोई मैटर फाइल करें तो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के बारे में, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 प्रिस्क्राइब करता है, ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा या अपने लॉयर से सजेशन ले लीजिएगा। आपकी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही व्हाट्सअप नंबर भी सेम पर्पज़ के लिए दिया गया है। हमेशा कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप मुझे देते हैं उसके लिए धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे आपसे ही संबंधित जो कानूनी अधिकार हैं। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।